युवाओं में या नागरिकों में या उस समाज में नहीं है। वो युवा खुद से आंदोलन नहीं बन जाएगा। युवा अपने आप को अभिव्यक्त करेगा ज्यादा से ज्यादा जब आप उसको एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बनाएंगे जहां पे कि वो कर सकते हैं। आम लोग जिनको आप बौद्धिक नहीं कह सकते हैं, बौद्धिक लोग वो, लेकिन लोकतंत्र में वो बौद्धिक है। उनकी उन्हीं की सामूहिक सोच से हमारे लोकतंत्र की राजनीति की दशा दिशा तय हो रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग कैसे देखते हैं। लोग इस नजर से एक बड़ा वर्ग देखता है अलग अलग जातियों में भी, कि एक तरफ ये लोग हैं जो किसके लिए लूटेंगे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार से बाहर का सोच नहीं पाए। जो लोग जिनको हम चांदी की चम्मच लेकर आए हुए लोग कहते हैं, उनको भी जमीन पर संघर्ष की अपनी प्रतिभा और क्षमता को दर्शाना पड़ेगा। ये मीडिया मशीनरी है ही नहीं, प्रोपेगेंडा मशीनरी है एक व्यक्ति की, एक पार्टी की भी। उसने जो काम किया है उसके जरिए ये बात लोगों तक पहुंची है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ना चाहते तो आप भी लोगों तक पहुंचिए ना। अनुपम, स्वागत है आपका जनज्वार में। और हमारी चिंता वही कि सांप्रदायिकता को यूथ सरोकार की तरह क्यों ले रहा है। क्या गड़बड़ हुआ है? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का असर है या फिर कुछ और भी समस्या है? नहीं अजय भाई, एक तो पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम जिस देश जिस समाज की बात कर रहे हैं उस समाज की डेमोग्राफी कैसी है। देखिए, हमारे देश में 70% तक लगभग आबादी है जो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग में। तो हम जिसको देश कह रहे हैं वो दरअसल युवाओं युवा की एक बहुत बड़ी फौज है। जी। तो जो भी हम देश में होता देखेंगे उसमें नेचुरली, और जब वो सड़क पर कुछ घटित हो रहा होगा तो आप उसमें 70+, 80+ कम लोगों को देखेंगे। एक तो पहले से ही परसेंटेज बहुत हाई है यूथ का हमारी आबादी में, और उसमें भी जब कुछ एक्शन हो रहा होगा, जब सड़कों पे और ग्राउंड पे कुछ हो रहा होगा तो उसमें तो युवा दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट रूप से कहा जाना कि नहीं युवा ही ज्यादा दिग्भ्रमित है, इससे मुझे थोड़ी सी आपत्ति। ये असल में पूरे नागरिकों का यही हाल। लेकिन क्योंकि उस नागरिक वर्ग में युवाओं की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, और उस बहुत ज्यादा ज्यादा हिस्सेदारी में भी हम जब जिस विषय पर बात करने जाते हैं तो उन विषयों पर सड़कों पर हो रहा जो एक्शन है उसमें नेचुरली युवाओं की भागीदारी ज्यादा हो जाती है कई बार, तो इसलिए युवा दिखते हैं। तो एक जनरलाइजेशन में शुरू में इसको, मुझे लग रहा था कि इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमारे देश में देश के नागरिकों के साथ ये हुआ है, सिर्फ युवाओं के साथ नहीं हुआ हम्म, है। युवा दिखते ज्यादा है क्योंकि युवा है ज्यादा। हम्म, अब ये हुआ क्या है, ये जो सवाल है जो ज्यादा गंभीर सवाल है। देखिए, हुआ ये है, मुझे लगता है कि अ, जो विषय है रोजगार के, शिक्षा के, जिसको एक ब्रॉड भाषा में विकास कह सकते हैं, कई बार जो लोग कहते हैं विकास की राजनीति, हम्म, प्रगति की राजनीति, उन विषयों पर बात करने के स्पेस को बहुत ही मेथोडिकल और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से कम किया गया है लगातार, जी। समय दर समय, साल दर साल, दिन ब दिन। और स्थिति आज ऐसी पहुंच गई है कि ये मैं इसको ना एक अलग ढंग से कई बार एक्सप्लेन करता रहा हूं, और शायद कभी आपसे कभी पुरानी किसी हम्म, बातचीत में, मुझे लगता है आज से 2 साल 3 साल पहले इस ढंग से मैंने रखा भी था हम्म, कि देखिए, इसको अगर समझना हो हमें तो दो तरह के बास्केट्स ब्रॉडली, या हम्म, दो तरह का आप मान लीजिए कि रणभूमि है, राजनीतिक रणभूमि। एक राजनीतिक रणभूमि जो है उसमें वो सारे विषय हैं जो 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 सीधे तौर पे आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। वो धर्म की आइडेंटिटी से, जाति की आइडेंटिटी से, और हमारे देश में कई विषय हैं जो आइडेंटिटी के नाम पे ही वो बड़े विषय बन रहे हैं। वो चाहे राम मंदिर का विषय हो, 370 का विषय हो, तो तालिबान को इंडिया में उस तरह से दिखाया जाना, वो सब आइडेंटिटी के कारण ही, उसी उसी हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के कारण उस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो एक बास्केट है जिसमें हमारे पास इस तरह के कई मुद्दों की भरमार है। हम्म, वो ज्ञान वापी से लेके, तेजो महालय से लेके, हिजाब से लेके, उसे कोई मतलब गिनती ही नहीं थी। और वो हर बार नया नया कुछ कुछ आता भी रहता है। तो देखिए, एक तो वो बास्केट है, और दूसरा बास्केट है जहां पे कि वो विषय है जो आम जन को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, जो जो हमारे जीवन को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता है। हम्म, अब पूरी राजनीति क्या है इस वक्त हमारे देश की, कि पूरा विमर्श जो है, ये जो पहले तरह का बास्केट मैंने बताया, ये जो रणभूमि है, इस पर बना रहे। हम्म, इस पर आप
आप भी आकर इसी पर चर्चा करें, हम भी जाकर उसी पर चर्चा करें। हम जो रोजगार के आंदोलन के लिए बात करेंगे उसको भी मजबूर कर दिया जाए कि वो भी आके अतीक अहमद पर ही चर्चा करें। आप जो चाहेंगे कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी पर हम रिपोर्ट बनाए, तो आपको भी एक ढंग से ये पूरा सिस्टम फोर्स कर देगा कि आप भी आके यहीं पर आके अपनी सारी चर्चा का निचोड़ यहीं पर लाके निकालें। तो जब तक देखिए इस रणभूमि पर खेल होगा, तब तक उस तरह की राजनीति की जीत है जो हम लोग देख रहे हैं इस वक्त, जो एक मोदी जी की राजनीति है, महत्वपूर्ण बात आपने कही, और इस उसकी बात को जीत हो थोड़ा रही और है। कोशिश करते हैं कि थोड़ा और समझ पाए हमारे पाठक दर्शक। यह जो दो बास्केट है, दो रणभूमि है, इस रणभूमि में एक तरफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आप जिसको कह रहे हैं, चाहे धर्म की हो, जाति की हो, क्षेत्र की हो, या जिस भी स्तर की, जिसको सस्ती राजनीति कहते हैं, सस्ती लोकप्रियता की राजनीति कहते हैं। लेकिन अफसोस की यही मुख्य धारा की राजनीति है, और संभवतः आप विपक्ष के भी मुद्दों को भी अगर देखें तो इसी के आसपास भी डोल डाल रहे हैं। रही बात जनता के मुद्दों की, तो जाहिर तौर पर वह कमजोर हैं और उनको सुन कोई नहीं रहा है। मेरा सवाल भी वही था कि यूथ को उधर मोड़ा क्यों नहीं जा पा रहा है। मतलब 70% यूथ है हमारे देश में, उनका बहुसंख्यक इस समय बेरोजगार है, तंगहाली में है, भविष्य का नागरिक बनने वाला है, लेकिन वह इन सवालों के साथ अपने को नहीं जोड़ पा रहा। तो इसमें सत्ता का एक चरित्र दिखाई देता है, लेकिन समाज का भी एक चरित्र होता है। तो मेरा सवाल यह है, कल भी मैं इस पर बात कर रहा था कि क्या हमारी सत्ताधारी पार्टी और पूरी राजनीति का जो इकोसिस्टम है, जिसको आप कह रहे थे कि आप चाहें तब भी नहीं कर सकते, मैं उधर इशारा कर रहा हूं कि क्या एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि समाज जो है अपराधीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जो कि वह जाहिर तौर पर सांप्रदायिकता है, जातिवाद है और तरह तरह का है, और एक तब मतलब एक झोला या एक टोकरी या एक रणभूमि खाली पड़ी हुई है। नहीं, ठीक कह रहे हैं। देखिए ये समाज तो हमारा, जो देखिए जो नैतिक मूल्यों को, जिनको एक समय में ये माना जाता था कि अ, जिसके लिए वाई करना चाहिए लोगों को, जिसकी दिशा में बढ़ना चाहिए, उसकी पूरी परिभाषा ही बदल गई है। समाज में तो बहुत कुछ बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद नहीं, होगा मुद्दे की आज बात, से मूल्य कुछ दश छोड़ भी दें, जो मुद्दे हैं, जैसे रोजगार का सवाल आपका संगठन उठाता है, यूथ नहीं है। रोजगार से बड़ा अस्पताल है, शिक्षा है, दो बुनियादी बड़े सवाल हैं। इस तरफ यूथ क्यों नहीं जा रहा है? उसका उसका मन में क्या है? मतलब मैं एक समाज विज्ञानी के तौर भी, चूंकि लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, वो दिक्कत क्या आ रही? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है अजय भाई कई हम्म, बार कि ये विषय तो है, हम्म, और जिस यूथ की हम बात कर रहे हैं उस यूथ के जहन में भी ये विषय है। हम्म, ऐसा नहीं है कि ये विषय नहीं है। और हम लोग, जैसा मैंने शुरू में कहा ना, कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है नहीं, कि हम्म, जिसके जहन में रोजगार विषय है उसके जहन में वो जो सिविलाइजेशनल वॉर जो एक चल रहा है ना, सभ्यता की लड़ाई जो चल रही है, हम्म, कि मुगलों के कुछ चीजों को ठीक कर देना है, वो नहीं है उसके मन में। दोनों बातें उसके जहन में, रोजगार भी है, ये भी है। ठीक। अब चुनौती यहाँ क्या है? देखिए कि चुनौती ये है, चुनौती नेतृत्व के स्तर पे, कि जो राजनीतिक नेतृत्व है या जो समाज का नेतृत्व है, वो किस तरह के मुद्दों को, किस तरह के मूल्यों को एक बड़े कैंपेन का शक्ल दे सकता है। आज हमको इस तरह की लीडरशिप मिली है जो उन्हीं, देखिए लोग नहीं बदल, लोग तो वही होंगे, लेकिन जब लीडरशिप चेंज होता है तो आपके अंदर के कौन से इंस्टिंक्ट्स का प्रदर्शन चौक चौराहे पे होता है, ये नेतृत्व से तय होता है फिर से। तो हमको लगता है कि एक बड़ा कारण ये है आज के समय में। देखिए रोजगार विषय है, महंगाई विषय है, जब आम लोगों के बीच जाके उनसे बात होती है, संवाद होता है। आपने देखा जब हमने पूरी यात्रा की थी तो हमने काम ही यही किया था। जब बात किया तो बिल्कुल किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो और किसी पार्टी के समर्थक हो, हम्म, बात और संवाद करने से ये समझ में आता था कि ये विषय सबके मन में है। हम्म, लेकिन व्यापक स्तर पे देश में जो कैंपेन दिखेगा हमको, जो एक विमर्श दिखेगा बड़े स्तर पे, वो कौन सा दिखेगा, ये राजनीति तय करता है। ये समाज तय नहीं करता, या फिर वो यूथ तय नहीं कर रहा है जो बेरोजगार है। अब हम अगर रोजगार के कैंपेन को इतना व्यापक, इतना बड़ा बनाने की क्रेडिबिलिटी रखते हो, माध्यम रखते हो, क्षमता रखते हो, उस तरह का संगठन रखते हो,
और उस तरह का नेतृत्व जो मान लीजिए अब संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय जेपी जैसा नेतृत्व था, आज हमारा देश कराह रहा है अगर सबसे ज्यादा तो उस तरह के नेतृत्व के लिए कराह रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जैसा नेतृत्व था, आज हमारा देश अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी महसूस कर रहा है तो उस तरह के नेतृत्व की कमी महसूस कर रहा है। तो जो नेतृत्व है जिनके हाथ में सत्ता है, वो अपने कैंपेन में उस यूथ को भी शामिल कर ले रहा है जिसके जहन में बेरोजगारी भी एक समस्या है, और वो जिस दिन बेरोजगारी को लेकर कोई कैंपेन होता है तो उसमें भी शामिल। ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि लीडरशिप, और एक बात और भी कही आपने कि युवाओं में हर तरह की बात है, और कब क्या बाहर आ जाता है कि यूथ की वो पहचान बनता है, वो नेतृत्व पर निर्भर करता है। अभी राहुल बिल्कुल ठीक गांधी ने बात। भारत जोड़ो यात्रा की, युवाओं को ही जोड़ने की कोशिश की, उसमें सारे मुद्दे रखे, उसमें क्या कमी रह गई जो कि वो वो यूथ जो है वो कांग्रेस से जुड़ता हुआ दिखने की जगह जो है वह फिर से सांप्रदायिक राजनीति में ही दिखाई दे रहा है, वहीं उसको आनंद आ रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी कोशिश थी, जी। लेकिन यात्रा पर्याप्त नहीं है जिस तरह की चुनौती का हम लोग सामना कर रहे हैं इस समय। हम्म। इसमें राहुल गांधी कन्याकुमारी से चले और कश्मीर तक पहुंच गए सड़क से चलते चलते, तो इस कारण से देश के जो यूथ है वो बेरोजगारी को लेकर आंदोलित हो जाएंगे या उनका विमर्श बदल जाएगा। इतनी आसानी से ऐसा नहीं होता है। यात्रा के दौरान भी मैंने ये बात लिखी थी। जी। ये यात्रा अवसर दे रहा था राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, एक बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम था वो, जिससे कि वो इस दिशा में बढ़ सके। मुझे लगता है कि उस पर सफिशिएंट काम उन्होंने नहीं किया, जितना जितनी एनर्जी लगाई, जितना समय लगाया, जितना संसाधन लगा। इन्वेस्टमेंट लगाए ढंग से, जितना संसाधन लगाए, वो लगाने के बाद जिस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए था तो वो नहीं हुआ। तो सिर्फ यात्रा के कारण ये सब चीजें बदल जाएंगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। और देखिए दूसरी बात क्या है, अब मैं बिल्कुल आपको देसी अंदाज में, नहीं, अभी भी सिर्फ मैं अपने यात्रा गांव में क्यों हुआ कह रहे हैं था। आप? सिर्फ यात्रा क्यों? वो तो लगातार उनकी पार्टी प्रयास कर रही है, कह रही है। जी। नहीं, आपके प्रश्न के जवाब में मैंने कहा, जैसे हम्म। आपने कहा ना कि भारत हम्म। जोड़ो यात्रा हुई हम्म। और फिर उसमें ये विषय थे और उसके बाद ये नहीं हुआ, तो मैंने फिर उस यात्रा को यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में ही जवाब दिया। हम्म। मैं इसके अलावा एक बात देखिए कहना चाहता हूँ, और इस बात को कहने में मेरे अपने ही कई साथी होंगे राजनीतिक दलों के जो बुरा मान सकते हैं मेरी बात से। देखिए, मैं अभी भी गांव में हूँ, आप जानते हैं कि मेरा बेस हम्म। गांव में ही है आज। हम्म। हमको पता है कि बिहार उत्तर प्रदेश में गांव में लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। कई बार हम लोग इस भ्रम में आ जाते हैं दिल्ली में रह के और ट्विटर की दुनिया में रह के कि दुनिया और देश किस ढंग से सोच रहा है, हम खुद भ्रमित हो जाते हैं। जी। जब आप गांव घर में जाते हैं और आम लोगों से बात करते हैं तो बहुत ही सीरियस इशू ये होता है कि देखिए, संदेश क्या है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि संदेश वाहक कौन। मैसेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेंजर बन जाता है। हम्म। अब इस पे आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी भी राय अलग है। मेरा मानना है कि प्रोपेगेंडा के जरिए ऐसा माहौल बनाया गया है जहां पे कि मैसेंजर की क्रेडिबिलिटी खराब की गई है, मैं बिल्कुल हम्म। मानता हूं इस बात को। जी। लेकिन ये सब मानने के बाद भी अगर आप सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं तो आपको ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि समाज में और राजनीति में क्या सोचा जा रहा है, किस नजर से देखा जा रहा है। देखा ये जा रहा है। और एक बात जो मोदी जी की भाजपा ने बहुत सफलतापूर्वक एक बड़े वर्ग को कन्विंस कर लिया है वो हम्म। ये है कि जितने लोग आज के समय में भाजपा से लड़ रहे हैं, आप उदाहरण देख लीजिए, आपके ध्यान में खुद ब खुद सारे उदाहरण आ जाएंगे, वो सब अपने दल के नहीं हुए, अपने परिवार के बाहर नहीं जा पाए, हम्म। तो वो देश के कैसे होंगे? आप, मैं नाम नहीं लूंगा, आप एक लाइन से दक्षिण से लेके उत्तर तक और पूरब से लेके पश्चिम तक देख लीजिए। मैं बता रहा हूं ये बात, लोगों को ऐसा लगता है कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने समाजवाद को परिवार तक सीमित कर दिया, एक तरफ वो लोग हैं जो अपने दल के नहीं हुए, वो देश के कैसे होंगे, ये नैरेटिव चलता है। और दूसरी तरफ मोदी योगी जैसे लोग हैं, ये लोगों को लगता है जो किसके लिए करेंगे। अब भाई हम जैसे लोग समझाएं कि भाई गब्बर भी किसके लिए लूटता था, देखिए लेकिन अनुपम, आपकी बात, ये राय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप बैठे ठाले नेताओं में नहीं हैं, खुद अभी बिहार घूमा है, देश घूमते रहते हैं। तो अगर मैं आपकी बात को, हमारा पाठक दर्शक भी समझ रहा होगा संभवतः जो मैं समझ रहा हूं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में चांदी के चम्मच का युग खत्म हो गया है जब सामने मोदी और योगी खड़े हैं? या आप ये कहना चाहते हैं कि ये नेता खुद अपने तय नहीं बने हैं बल्कि पारिवारिक परंपरा से बने हैं, एक तरह के राजकुमार हैं जिसका कि फायदा योगी और मोदी को सबसे ज्यादा है राजनीति?
नहीं देखिए, ये कहना तो शायद सही नहीं होगा कि युग खत्म हो गया पूरी तरह से, क्योंकि जी। आज जिस तरह की परिस्थिति है, हम जैसे लोग भी नहीं, जितने नेतृत्व परेशान हैं में, बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने में किसी एक पार्टी में लगातार हाँ हाँ। वो बात। जी। नहीं देखिए, ये जरूर है हम्म। कि जो लोग, जिनको हम चांदी की चम्मच लेकर आए हुए लोग हम्म। कहते हैं, उनको भी जमीन पर संघर्ष की अपनी प्रतिभा और क्षमता को दर्शाना पड़ेगा। दिखाना। इसके बिना सिर्फ नहीं हो सकता है कि आप जो है आप नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं हम्म। और आप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और देश बहुत परेशान है भाजपा से, और उत्तर प्रदेश बहुत परेशान हो गया योगी से। तो उसके बाद जब चुनाव आएगा तो फिर आप 6 महीने पहले निकलेंगे अपने घर से, हम्म। और उसके बाद चुनाव कैंपेन शुरू करेंगे। तो बहुत सारे लोग, जो राजनीतिक लोग होंगे, वो तो कैंपेन का हिस्सा बन जाएंगे और बहुत अच्छे से, और कैंपेन दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, लगेगा हम्म। कि अरे गजब हो गया, ये तो देख के लग रहा है कि क्लीन स्वीप हो जाएगा, इस तरह की हम्म। बातें लोगों को लगने लग जाएगा। लेकिन उस कैंपेन में जो 95-96% जो आम लोग हैं, जो वोट तो देते हैं लेकिन राजनीतिक कैंपेन, चुनावी कैंपेन का हिस्सा नहीं होते हैं, उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लगातार जी। जमीन पर उतर के संघर्ष, मेहनत करने का दौर है। इनमें से हो सकता है कि उन लोगों में क्षमता हो जो नेतृत्व भी दे सके। देखिए, मुझे इस बात, मैं कोई किसी को इसलिए कैंसिल नहीं करना चाहता क्योंकि कोई किसी परिवार से, मैंने आपको बिल्कुल डिस्पैशनेट ढंग से, आम लोग किस जी। ढंग से सोचते हैं, आम लोग जिनको आप बौद्धिक नहीं कह सकते हैं, बौद्धिक लोग वो, लेकिन लोकतंत्र में वो बौद्धिक है, उनकी उन्हीं की सामूहिक सोच से हमारे लोकतंत्र की, राजनीति की दशा दिशा तय हो रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग कैसे देखते हैं। लोग इस नजर से एक बड़ा वर्ग देखता है, अलग अलग जातियों में भी, हम्म। कि एक तरफ ये लोग हैं जो किसके लिए लूटेंगे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार से बाहर का सोच नहीं पाए। तो जो पिछले प्रश्न में जो बात आई थी कि समस्या राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पे है, जो जी। पिछला प्रश्न आया था, समस्या युवाओं में या नागरिकों में या उस समाज में नहीं है। हम्म। वो युवा खुद से आंदोलन नहीं बन जाएगा, युवा अपने आप को अभिव्यक्त करेगा ज्यादा से ज्यादा जब आप उसको एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बनाएंगे जहां पे कि वो कर सके। लेकिन ये करने का काम जो है, इस उस डायनेमिक मोड में लाने का काम जो है, वो लीडरशिप का होता है। ये जिम्मेदारी नेतृत्व की जिम्मेदारी है, और नेतृत्व की जब जिम्मेदारी आती है तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैसेंजर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आज के दौर में। और उस क्रेडिबिलिटी को खराब करने में, मैंने जैसा शुरू में कहा आपको, बिल्कुल ये जो पूरा मीडिया मशीनरी को जिस ढंग से इस सत्ता ने कंट्रोल किया, ये मीडिया मशीनरी है ही नहीं, प्रोपेगेंडा मशीनरी है, एक व्यक्ति की, एक पार्टी की भी नहीं। जी। उसने जो काम किया है उसके जरिए ये बात लोगों तक पहुंची है। लेकिन अगर आप इसको तोड़ना चाहते तो आप भी लोगों तक पहुंचिए ना। अरे हमने यात्रा किया अजय भाई, हम्म। लोगों के बीच गए, मेरी अपनी लर्निंग इतनी हुई। उस यात्रा से पहले मैं कहता था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये फेवरेट जुमला हो गया था हम लोगों का कि लोग ही नहीं समझ रहे। और पूरी यात्रा के बाद हमको समझ में आ गया कि लोग सब कुछ समझ रहे हैं। हम जैसे लोग नहीं समझ रहे हैं और लोगों के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या लोगों के बीच जाने के लिए जिस तरह की सोच समझ और जिस तरह का कमिटमेंट चाहिए वो शायद नहीं है। तो आप जाइए, लोगों के बीच जाइए, संवाद करिए, अपना विजन बताइए, जो खामियां हैं उनको उजागर करिए, तब जाके लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। आप ये भी नहीं करेंगे और फिर जिम्मेदारी पूरी तरह से आप नागरिकों पे ही थोपते रहेंगे कि लोगों को क्या हो गया, लोगों को क्या हो गया, लोगों को क्या हो गया, तो लोग तो इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते रहेंगे जैसा कर रहे हैं अभी। शुक्रिया अनुपम भाई बातचीत के लिए। हम बातचीत कर रहे थे युवा हल्ला बोल के मुख्य संयोजक अनुपम से। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।